चलिए, ये जो टॉपिक है ये आपका पॉलिटी पार्ट टेस्ट 1 है, जिसके तहत लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। उसको आप लोग को बनाना है, साथ साथ मैं आपको डिस्क्राइब भी करता जाऊंगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आपको डिस्क्राइब करके बताता भी जाऊंगा। चलिए बनाना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग सोच लिए होंगे कि कितने अंग होते हैं। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। एक आपका राज्यसभा, एक आपका लोकसभा और एक आपका क्या हो गया, राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके संसद बनाते हैं। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक जब भी बुलाएंगे तो हमारे माननीय राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर बुलावा कौन देगा? राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो संसद का सत्र शुरू होने पे, तो ये तब होता है जब राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद की स्थिति होती है। कोई भी जरूरी विधान है, विधि है, उसको पारित करना है, कानून अगर पारित नहीं हो पाता है तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो मतभेद की स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद की संयुक्त सत्र बुला करके राष्ट्रपति के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विधायकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तभी वह मेन पारित होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आ जाइए, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? तो 1/10। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1/10। अब है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक किया गया है? आप लोग बताइए। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। उसके बाद मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति आपका मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। इसके पास शक्ति है, राष्ट्रपति शासन के द्वारा जो है निलंबन कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार के बारे में दोनों कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। ऐसे इसमें अगर है तो सर्वोच्च न्यायालय को ही मारिए। अगर दोनों रहता है, चूंकि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें सुधारने की बात होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ही इसका सही उत्तर होगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, तो निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका आपका क्या होता है कि आपका जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करता है। ठीक है, अगर आपका हनन होता है तो न्यायपालिका आपके साथ रहता है। 48, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। तो यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपका जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी में आपका न्यूज़पेपर, मीडिया ये सब आ जाता है। ठीक है, उसके लिए स्पेशल कुछ लिखा नहीं गया, बस अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसी में आपका क्या आ जाएगा? मीडिया, न्यूज़पेपर सारा आ जाता है। 49, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपको पता होगा कौन सा है बच्चों से शोषण से संबंधित? 24 क्या है आपके? बच्चों से शोषण से संबंधित। 23 है बलात्सर, नहीं देह व्यापार या बलात्सर, और 24 है बच्चों के शोषण से। ठीक है, कारखानों या खानों में व्यक्ति
नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कितनी नहीं पूरी हो, 15 वर्ष, 14 वर्ष पूरा नहीं हो। यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पे काम करने के लिए आप नहीं रख सकते, 15 वर्ष से आप रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 18 वर्ष तक के बच्चों को ही सरकारी नौकरी उसके बाद ही दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 क्या चीज से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? तो आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 25, ठीक है, अनुच्छेद 25 के तहत है। अब आ जाइए अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को संचालित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या करता है? अल्पसंख्यकों को, ये सब आपको मौलिक अधिकार में हमने पढ़ाया है अच्छे से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है? अनुच्छेद 25, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है? अनुच्छेद आर्टिकल 32, ठीक है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परम आदेश। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही, समानता का अधिकार भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब है नहीं है, इसीलिए ये अब नहीं आता है। परम आदेश याचिका का अर्थ होता है, यानी हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो ये इसका होता है कि हम, खास करके सुप्रीम कोर्ट ऐसा परम आदेश याचिका देता है, ठीक है, हम आदेश देते हैं। इसका क्या हो गया? मेन अर्थ क्या हो गया? हम आदेश देते हैं, और खास करके ये सरकारी तंत्र को आदेश देता है। उसके बाद भारत के संविधान में अनुच्छेद 19D संबंधित है, तो आप लोग बताइए। समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक आवागमन का अधिकार, शांति पूर्वक सभा करने का अधिकार, कोई पैसा या कार्य क्षेत्र अपनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ए नंबर, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया आपका? ए, ठीक है। 19D क्या चीज संबंधित है? तो पूरे क्षेत्र में आप मूवमेंट कर सकते हैं कहीं भी स्वतंत्र रूप से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32, ठीक है। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का अनुशंसा किया था? तो ये है आपका स्वर्णसिंह समिति। कौन सी समिति ने? स्वर्णसिंह समिति ने किया था। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? बताइए। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क में ही जोड़ा गया है, चूंकि भाग 4 में आपने पढ़ा होगा 36 से 51 तक, और मौलिक कर्तव्य क्या है आपका? 51 क, यानी भाग 4 में ही जोड़ा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे। यह किसके तहत है? अभी हमने आपको बताया था डीपीएसपी के पार्ट में, अनुच्छेद प्राकृतिक संरक्षण करने का जो अधिकार है किसमें था? 48 क। पर्यावरण और प्राकृतिक जो भी है उसको संरक्षण 48 क में है, अनुच्छेद 20। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो किसके माध्यम से चुने जाएंगे? जहां राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं हो, तो वैसे को हम बोलते हैं गणतंत्र। और आपका राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं है, इसीलिए आपका देश क्या है? गणतंत्र है। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के उद्देशिका में किया गया है? तो वो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है आपको 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप को घोषित किया गया? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो यही हो जाएगा, प्रजातांत्रिक भी हम बोल सकते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है।
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यही भारत को क्या बनाता है? गणतंत्र बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभु संपन्न, लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण शब्द है? नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारत को एक गणराज्य जो है मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार नहीं। भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि उसका राज्याध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। भले ही वह प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर हो, लेकिन होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा कर्म सही है? तो आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा ही होगा। नहीं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए कौन मिल रहा है? पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सार्वभौम सत्ता, उसी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को लिख दिया है। समाजवादी नहीं, ये जनवादी है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समाजवादी ये मिलेगा। सर्वप्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष संगम सत्ता, संपन्न समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, जनवादी। ये जो है ना, ये लगता है ये मिस्टेक हुआ है। ये ऑप्शन में सार्वभौम सत्ता ही होगा, ठीक है। सार्वभौम सत्ता ही होगा। संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, यही होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो वो संगम जो है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक है। सार्वभौम सत्ता, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र को जनवादी लिख दिया, यही होगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों एवं उद्देश्यों को की रूपरेखा की गई है, उनकी आगे व्याख्या कीजिए। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। भारतीय संविधान का ये क्या कब अंगीकृत किया गया था? लागू नहीं पूछ रहा, अंगीकृत। तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।